हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर अपने चैनल सिंगा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हम पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर कवर करने वाले हैं। तो ये इसका दूसरा लेक्चर है मैट्रिक्स का हाव्यू। तो मैट्रिक्स के लेक्चर में हमें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि एडिशन कैसे निकालते हैं, दो मैट्रिक्स का सम कैसे निकाला जाता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, और प्रोडक्ट के बारे में भी हमने देख लिया कि प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट होता है। उसके साथ साथ हमने मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिल्कुल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में। कुछ बिल्कुल 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके लिए प्रैक्टिस भी हो सके। और इस लेक्चर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम, कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, उनको मैंने एक पीडीएफ बनाया है आपके लिए। उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जाके पीडीएफ देख सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी फायदा होगा, बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा साथ में यदि आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। और यदि आप नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जितना सपोर्ट बनाए रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और मैं आपका फुल सपोर्ट करता रहूंगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पार्ट 2 है और सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्राइसेस। जो मैट्रिक्स है उसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी मैट्राइसेस में ए बी इक्वल टू बी ए, जनरली ये नहीं होता है। सामान्यता क्या होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, मतलब ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। नंबर 2, कभी भी आपके पास ऐसे तीन मैट्राइसेस लिखे तो आप क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप पहले लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करके फिर ए को मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों ये वैलिड है, यहाँ पर वैलिड है। हाँ, बस ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। जो गुणा है मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट होना चाहिए। यदि वो एग्जिस्ट नहीं होगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स से यदि हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कैसा आ जाता है, वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। ऐसे ही नंबर 4, यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बी प्लस सी से, तो आप इसे क्या कर सकते हो कि ए बी प्लस बी सी ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ए बी प्लस बी सी ऐसा कर सकते हो। नंबर 5, यदि कहीं पर आपके पास ऐसा लिखा है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली नहीं कट कर सकते कि ए और ए हट गया, बी इक्वल टू सी, ऐसा नहीं लिख सकते हो डायरेक्टली। ये कब लिख सकते हो, ये आगे चल के आपको मैं सिस्टम बताऊंगा, उस कंडीशन में आप इसे काट सकते हो तब आप लिख सकते हो, अभी आप ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ, आपने इसको ऐसा लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से आपको एक ट्रिक देखनी पड़ेगी। वो क्या ट्रिक है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो ट्रिक भी आप यहाँ पे समझ ले और इम्पोर्टेंट डाल ले कि कोई भी दो मैट्राइसेस को ऐसे कट कर सकते हैं। तो बी इक्वल टू सी कब आएगी, वो तभी आ सकती है जब ए आपका हो, ए कैसा हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसा हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो। दैट इज, आप क्या बोल सकते हो, ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो। ठीक है, व्युत्क्रमणीय, अव्युत, हिंदी वालों के लिए अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। ठीक है, आप चाहो तो इन्वर्टिबल याद रखो, या फिर आप सबसे बेस्ट है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। जिनका डिटरमिनेंट जो सारणिक होती है ना उनकी, जो सारणिक किसके इक्वल हो जाए, जीरो की इक्वल नहीं हो। जीरो की इक्वल नहीं होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, हमारी इन्वर्टिबल हो जाती है, मतलब अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तभी आप इसे काट सकते हो, नहीं तो नहीं काट सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट आने के लायक है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, नंबर 6।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5। अब जब भी आपसे बोला जाए कि ए बी इक्वल टू 0, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक आवश्यक नहीं है कि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों मैट्रिक्स को 0 होना पड़े। इसी वजह से ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपके पास ए बी इक्वल टू 0 है, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी आइदर ए इक्वल टू 0, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप भी याद रखें। आप एग्जाम्पल के लिए ये देखो, जैसे कि हमने मैट्रिक्स ए को ले लिया 0 0 1 0, ठीक है, मैट्रिक्स बी को ले लिया हमने हमने मैट्रिक्स बी को ले लिया 0 0 1 0 0, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो ए बी आप निकालिए, जब आप 0 0 1 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 0 1 से, तो आपका आंसर आएगा पहली रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 0, ऐसे ही ये 0। तो आप देखो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया, पर ये दोनों मैट्रिक्स 0 के इक्वल है नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, तो ये 0 मैट्रिक्स तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स 0, हो सकता है कि वो 0 हो जाए, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि ए आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम्पल, तो आपको थोड़ा सा इसका याद रखने का है, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस। अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टी करते हैं, देखो धनात्मक पावर, ठीक है, इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर आप बोल देना धनात्मक 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 पूर्णांक घातें मैट्रिक्स की, ठीक है। देखो मैट्रिक्स की धनात्मक पूर्णांक घातें, सुनो, ठीक है, तो देखो धनात्मक पूर्णांक घातें क्या होती है, सुनो, कि जब भी आपको निकालना हो ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो इसको याद रखना ए इंटू ए लिख सकते हैं। ऐसे ही जब ए क्यूब निकालेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, ए क्यूब निकालेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ऐसे ही ए की पावर 3 ए की पावर 4 निकालना हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3 इंटू ए। पर याद रखना ये धनात्मक पूर्णांक तभी पॉसिबल होती है, कब पॉसिबल होती है ये सब, जब ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाकार मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स, जब वर्गाकार मैट्रिक्स होगी ना ये तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब वर्गाकार मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम दोनों के दोनों कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। जो पंक्ति और स्तंभ कैसे होते हैं आपके, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, कि नंबर ऑफ पंक्तियां और नंबर ऑफ स्तंभ इक्वल होगी, तो वहां पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स आपकी कैसे होने वाली, इक्वल होने वाली है। तो तभी निकाल सकते हो आप जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो ए स्क्वायर निकाल सकते हो, वो क्या बनेगा ए इंटू ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 4 निकालेंगे तो ए क्यूब इंटू ए, ऐसे ही बाकी पावर्स भी हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखने का, ठीक है। चलिए और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि एक मैट्रिक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालिए, तो याद रखना कभी भी आप इसको, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला कंसेप्ट है, उससे बिल्कुल भी नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो मैट्रिक्स के केस में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ए बी और बी है, इन जनरल ये इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये इक्वल हो जाए, बहुत सारी जगह पे ये इक्वल नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का याद रखना है, कभी भी इस टाइप की पावर्स को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई, बी इंटू ए, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई। आपका क्या बन गया, ये ए स्क्वायर, ये ए बी, ये बी ए,
और ये बी स्क्वायर, ये चीज याद रखें। तो कभी भी स्क्वायर निकालना हो, इसकी पावर 3 निकालना हो, 4 निकालना हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है बिल्कुल आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 1% भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आपके पास इन्होंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 कि आपके पास दो मैट्राइसिस का दो रिलेशन दे दिया आपको। क्या दे दिया आपके पास, 2a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 6 4 6 -1 एक दूसरा रिलेशन दे दिया कि a माइनस बी इक्वल टू कितना दे दिया बेटा आपको, 0 2 6 2। तो a इक्वल्स टू, a का वैल्यू क्या बनेगा, जो मैट्रिक्स ए है वो क्या बनेगा। देखो बेटा, क्लास 10th में हमने याद हो आपको, टू वेरिएबल टू इक्वेशन पढ़ा था। मतलब वो दो रेखिक इक्वेशन होती है, उनमें दो वेरिएबल होते थे, वो निकालना सीखा था। तो उनको कैसे हम सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे। तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप देखो, इस वाली जगह पर यहाँ पर एक में, यहाँ पर बी का कोफिशिएंट क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या है, माइनस। तो एक इक्वेशन इसे मान लो और एक इक्वेशन इसे मान लो, दोनों को आप ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो 2a प्लस ए कितनी हो गई, 3a। दोनों को हमने क्या कर दिया, 1 प्लस 2 3a। देखो b और माइनस बी कट गया। अब इधर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 6 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, -11 और 2 -9। 3 से डिवाइड कर दो इस, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 1/3 6 6 12 9। अब देखो, हमने कल आपको ये भी सिखाया था स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अदिश गुणन कैसे करते हैं। तो उसको हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 से हर एक नंबर को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये 2 2, ये 4, ये -3, यही आपका मैट्रिक्स ई। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, मैट्रिक्स ई। अब देखो यहाँ पर जो चीज है ना, ये जो चीज है, आपको ऐसा रिलेशन और भी आ सकता है अलग अलग टाइप का। पर एक चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनके कोफिशिएंट को सेम बना के। अब जैसे कि यहाँ पर बी और माइनस बी नहीं होता, कुछ और होता, तो क्या करते हैं, हम बी के कोफिशिएंट को सेम बनाते, कैसे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जो हम क्लास 10th में टू वेरिएबल वाली इक्वेशंस में करते थे ना, वैसे ही करके। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, आपसे बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ई, और ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। और एक मैट्रिक्स है बी, उसमें एलिमेंट है आपके पास 3 0 1 4 6 7। ठीक है, ये इफ, यदि a प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0, तो फाइंड मैट्रिक्स डी। तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स डी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज आपको मैट्रिक्स डी का ऑर्डर पता करना है कि उसका कोटि कितनी बनेगी, उसकी कोटि कितनी बनेगी। तो यहां से देखो, आपको याद है मैंने आपको ये बताया था, मैट्रिक्स का ऑर्डर तभी, एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3, 3 रो तो है और 2 कॉलम, 3 × 2, इसका भी 3 × 2। तो जो मैट्रिक्स डी का ऑर्डर है वो भी कितना होगा, 3 × 2 ही होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, तो नाउ चलिए a प्लस बी कर लेते हैं, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू, a प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0 है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू डी, a प्लस बी कर लीजिए। तो a प्लस, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, तो d की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4, 2 को 0 के साथ तो 2, 3 और 1 4, 6 और 4 और 4 8, 5 और 6 11, और 6 और 7 13। ये आपका मैट्रिक्स डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत ही शानदार वाला, मस्त वाला। देखो, आपको समझना है बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। कैसे आएगा क्वेश्चन, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3,
देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल दिया कि आपके पास एक इक्वेशन है 1 -1 0 0 1 -1 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई किया गया है एक्स वाई जेड से, और ये किसके इक्वल है 1 1 2। ठीक है, तो का हल है, का हल है। ऑप्शन दे दिया आपको बेटा यहाँ पर -1 0 2, ऑप्शन 2 दे दिया आपको 0 -1 2, ऑप्शन 3 दे दिया 1 1 1, एंड ऑप्शन 4 दे दिया -1 और 2 और 2। ये आपको चार ऑप्शन दे दिए। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनका कौन सा हल है। हल मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स वाई जेड का। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे है, प्रोडक्ट में लिखी है। आपको ये चेक करना है कि इन दोनों का मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट है या नहीं। देखो इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका ऑर्डर है 3x1। देखो निकल सकता है क्योंकि दो इसका तो कॉलम, इसका स्तंभ और इसकी पंक्तियां दोनों इक्वल है, कॉलम और रो इक्वल है, इसका मतलब एग्जिस्ट हो सकता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू वाई 0, 1 इंटू जेड ये जेड। दूसरी रो को करो इसके साथ, दूसरी रो के साथ करेंगे तो -x प्लस जेड प्लस वाई। तीसरी रो के साथ करेंगे तो -y प्लस जेड। ये किसके इक्वल है, ये है आपके 1 1 2 के इक्वल। यहाँ से x प्लस जेड किसके इक्वल बन गया 1 के इक्वल, -x प्लस वाई किसके इक्वल बन गया 1 के इक्वल, -y प्लस जेड किसके इक्वल बन गया 2 के। ठीक है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो आप देखो ऑप्शन से भी देख सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 1 माइनस जेड, यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गई, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। चलिए, या फिर y प्लस जेड की रख दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू की जगह y की वैल्यू निकाली, जेड की वैल्यू तो 1 माइनस एक्स, ये जेड की ये y की, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। दोनों रखेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा -1 माइनस एक्स, जेड का वैल्यू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या बन गया -2x इक्वल टू 2, दैट इज एक्स का वैल्यू कितना बन गया -1, एक्स का वैल्यू -1 तो पहले ऑप्शन में है। ठीक है, तो जेड का वैल्यू कितना बन जाएगा, यहाँ से आप देखो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 1 है, -1 रखने पर जेड की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 जेड की वैल्यू 2। ठीक है, और y की भी वैल्यू चेक करो, y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये -1, ये +1 हो गया, प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 0, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली, ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही, कौन सा वाला, जेड की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0, तो ऑप्शन ए का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है कंसेप्ट, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना, आपको इन्होंने बोला कि आपके पास है एक मैट्रिक्स ए, और वो क्या है, वो है आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है, तो ए की पावर 4n का वैल्यू बताइए, ए की पावर 4n क्या बनेगा। और ये आयोटा क्या है, ये अंडर रूट ऑफ -1 है, इमेजनरी रूट जो होता है ना, आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, वही वाली चीज है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, चलिए ए की पावर 4n। अब देखो ए की पावर 4n तो कौन निकालने जाएगा, आप उनके पास तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एन की वैल्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे, हम तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, क्या करने वाले हैं, ए की वैल्यू एन की वैल्यू 1 डाल दो, इस क्या डाल दो, एन की वैल्यू 1, 1 डालने पे ये क्या बन गया, ए की पावर 4, मतलब मुझे ए की पावर 4 निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल। फिर मैं उसके हिसाब से कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को कैसे करूंगा, I0 0 I, आयोटा को जब इससे ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये पहली वाली को पहली को, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये याद रखना, ये -1। ठीक है, अगले वाले से करेंगे तो ये तो 0, अगले वाले से करेंगे ये भी 0, और अगले वाले से करेंगे तो आयोटा दैट इज -। ठीक है, ये आ गया, ए स्क्वायर निकाल लिए, ए स्क्वायर निकाला, अब ए की पावर 4 निकालो,
ए की पावर 4 निकालेंगे तो बेटा ये कितना बनेगा, ए की स्क्वायर इंटू ए की स्क्वायर, मतलब -1 0 0 -1, इसको किससे मल्टीप्लाई, -1 0 0 -1। अब देखो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 1। आपने ऑब्जर्व किया ये क्या आ गया, ये आपकी एक इकाई मैट्रिक्स आ गई। इकाई मैट्रिक्स बोले तो यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स आ गई। और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में एक चीज याद रखना हमेशा, कौन सी चीज, कि उसका स्क्वायर करो या उसकी कोई सी भी पावर निकालो आप, 100 निकालो, 1 करोड़ निकालो पावर, 2 करोड़ निकालो, कुछ भी निकालो, सबकी वैल्यू क्या ही आती है, आई आती है। मतलब ए की पावर 4 कितना आ गया, आई आ गया। अब ए की पावर 4 आई आ गया। अब 4 का मल्टीपल कुछ भी निकालो आप, ए की पावर 8 निकालो, ए की पावर 12 निकालो, ए की पावर 16 निकालो, हर एक का वैल्यू क्या आएगा, आई आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई। आई मतलब इकाई मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत ही आराम इजी क्वेश्चन था ये, कोई भी कर सकता है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं और उसको देखते हैं। देखो आपसे बोला गया है, इन्होंने क्या बोला कि इफ ए इक्वल टू ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, ये दे दिया आपको, तो ए की पावर एन का वैल्यू क्या बनेगा। ठीक है, ए की पावर एन, एन का वैल्यू है एक नेचुरल नंबर। ऑप्शन दे दिया आपको बेटा इन्होंने, एन ए 0 0 0 एन ए 0 0 0 एन ए, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन दे दिया ए की पावर एन 0 0 0 ए की पावर एन 0 0 0 ए की पावर एन, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको, वो है आपके पास ए की पावर एन 0 0 0 ए 0 0 0 ए की पावर एन। चौथा ऑप्शन दे दिया आपको 0 0 ए की पावर एन 0 ए की पावर एन 0 ए की पावर एन 0, ये दे दिया। अब देखो आपको 4 ऑप्शन दे दिए इन्होंने, हमें कुछ नहीं करना, हम दिमाग लगाएंगे नहीं, हमारे पास है भी नहीं। हम तो एन की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर डाल सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी। हमने 2 डाला, एन इक्वल टू क्या डाला, 2, तो ये ए स्क्वायर बन गया। मतलब ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से ही मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 0 0 0 2 0 0 0, तो मल्टीप्लाई करिए पहली रो को इससे, तो 2 इंटू 2 4, अगली वाली से 0 0 0 4 0 0 0 4, ऐसे मल्टीप्लाई। आपने देखो ये 2 क्या है, 2 नहीं है, ये क्या है, ऐसे देखो आप, ये सब सॉरी सब जगह ए था, मैंने गलती कर दी, ए है, 2 नहीं है, ए है सब जगह। तो ये ए का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो आप ऑब्जर्व करो, जब एन की वैल्यू 2 थी तो कितना आया, सब जगह स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। जब 1 थी तो ए आया, तो जब एन होगी तो पावर कितनी आएगी यहाँ पर, एन एन एन, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर। डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इस वाले एलिमेंट में पावर नहीं है। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी में ये वाली चीज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। याद रखना, ऐसा कहीं पर लिखा हो तो डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारे पास प्रोडक्ट की कुछ प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं, देखो कुछ टाइप ऑफ मैट्राइसिस, ठीक, मैट्राइसिस के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। तो मैट्राइसिस के प्रकार से आपके पास क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। और उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा आपको, ट्रिक, वो ट्रिक आपके लिए बहुत काम की रहेगी। ठीक है, तो चलिए आपको सिखाते हैं कि क्या आपका मैट्राइसिस होता है और उसके टाइप होते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्राइसिस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले आता है बेटा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है, जिसमें केवल एक ही रो, जिसमें एक ही पंक्ति हो, हैज ओनली वन रो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। ओनली वन रो,
जैसे कि ABC, ये आपने एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली कॉलम मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें क्या हो, केवल एक कॉलम हो, मतलब एक ही स्तंभ हो आपका, स्तंभ, तो आप उसे क्या बोलोगे, कॉलम। एग्जाम्पल के लिए ये 1 2 3 ऐसे लिख दिया, ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। नंबर 3 है बेटा शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, देखो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सारे के सारे कैसे अवयव कैसे हो, जीरो हो जाए। कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास, इसमें सारे के सारे अवयव क्या हो गए, जीरो हो गए, तो वो जीरो मैट्रिक्स हो। जैसे कि ये एग्जाम्पल, ये हमने लिखे, ये सब क्या होंगे आपके शून्य मैट्रिक्स होंगे, जिसमें मतलब हर एक अवयव कैसा हो जाए आपका, जीरो हो जाए, तो उसे शून्य मैट्रिक्स। ऐसे ही नंबर 4 है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब जिसमें रो और कॉलम सेम हो, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन से समझना। आपको मैं टाइप क्यों बता रहा हूँ, सीधे समझो। टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी मोटी सी बात है, टाइप आपको हर एक बच्चा जानता है, पर क्यों बता रहा हूँ वो रीजन समझो। देखो आरपीएससी के पेपर में, जितने भी पेपर मैंने देखे, उन सब पेपर्स में एक चीज कॉमन दे रखी है, वो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। क्या बोल देते हैं, वो एक वर्ग मैट्रिक्स है। आपको यही मालूम नहीं है कि वो वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, तो क्वेश्चन कैसे कर लोगे आप। आपसे बोल दिया कि वो एक शून्य मैट्रिक्स है, एक जीरो मैट्रिक्स है, तो कैसे आप बता सकते हो कि वो जीरो मैट्रिक्स है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर ये चीजें बतानी पड़ेगी आपको, कि कौन सी आपके पास जीरो मैट्रिक्स होती है, कौन सी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, विच वन इज द आइडेंटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं, वो क्या होता है, वो आपको मालूम नहीं होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा। और कुछ मैट्रिक्स तो ऐसी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चल के आएंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगला जो टॉपिक आएगा ना, वो तो आप ये समझ के चलो कि इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसकी हद नहीं। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है या वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम की संख्याएं बिल्कुल इक्वल होती है, वही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 5 की बात करो, विकर्ण मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डालो भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। विकर्ण मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, देखो सबसे पहले, अब यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ते हैं। हम ज्यादातर क्वेश्चंस में स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सॉल्व करते हैं, उसके अलावा नहीं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix if all the elements of principal diagonal are z are all the element of the principal diagonal, या फिर यहाँ पे लिखो अदर देन लिखना है ना, अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक है, इज कॉल्ड विकर्ण मैट्रिक्स। अब समझो, हिंदी वाले समझो इसे क्या बोलते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो प्रिंसिपल विकर्ण होता है, उसके अवयव को छोड़कर बाकी सारे के सारे अवयव कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा लिख दिया कहीं कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, बस नंबर यहाँ पर है, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, जीरो है, ऐसे।
तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये इसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। और मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण भी बोलते हैं हिंदी वाले, मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, देखो अब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है, ये केवल वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर नहीं मिलेगा आपको। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा। और यदि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी मैट्रिक्स है वो सब कैसे हो जाए आपके, सारे के सारे जितने भी अवयव है वो सारे के सारे कैसे हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, डायगोनल ऑफ ए, ऐसे। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, कैसे मैं बताता हूँ, ए बी सी, ऐसे। ये चीज ऐसे लिखी है ना, डी डायगोनल ऑफ ए बी सी, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब होता है कि आपके विकर्ण में ये तीनों नंबर है, बाकी सब जीरो है, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं इसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ विकर्ण मैट्रिक्स की, डायगोनल मेथड मैट्रिक्स की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स की गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहला जो गुणधर्म आता है कि कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स ऐसे लिखिए, ये ए बी सी है, और एक दूसरी गुणधर्म मैट्रिक्स है ये ई एफ जी। ठीक है, ये दो दे दिया आपके पास। अब सुनना, कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि दो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल उसके पहले एलिमेंट को पहले के साथ ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी डायरेक्टली मल्टीप्लाई। जो डायगोनल पे एलिमेंट है उन्हीं से ऐड कर दीजिए, ऐड करना है तो ऐड कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा डायरेक्टली। और यदि आपको इंटू करना है तो इंटू कर दीजिएगा, पहले अवयव को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, और तीसरे को तीसरे के साथ। आपको पावर निकालना है, जैसे कि ए की पावर 10 निकालना है, तो आप क्या करना, वो जो तीन अवयव रहेंगे ना उनका पावर 10 ले लीजिए डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीधी पावर ले सकते हैं। आपसे बोला जाए कि ए की पावर 2 निकालना है हमें, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो अवयव दे रखे हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए हर एक अवयव का, यही आपकी क्या मिल जाएगी डायरेक्टली, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें बहुत ही मजे होते हैं। देखो एडिशन निकाला हमने डायरेक्टली, अवयव प्रिंसिपल के जो अवयव होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, उन्हें डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, और चौथे को चौथे के साथ। गुणा करना है तो पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। पावर्स निकालना है, पावर्स बहुत सारी पावर्स निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल डायरेक्टली, जैसे कि स्क्वायर निकालना आपको, तो पावर हर एक नंबर जो डायगोनल में है उनका स्क्वायर निकाल लीजिए। 10 पावर निकालनी है तो हर एक नंबर की 10 पावर लगा दीजिए, जैसे लगाए। अब कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है कि भाई मेरे पास ये लिखा हुआ है, अब आप इसका डायगोनल बताइए, इनवर्स बताइए, क्या बताइए, ए इनवर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ए का इनवर्स, बी का इनवर्स, सी का इनवर्स कर दीजिए। इनवर्स मतलब ए की पावर -1, बी की पावर -1, सी की पावर -। बस याद रखना यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना। क्यों? क्योंकि आप जानते हो यदि ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो गया तो उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स निकाल ही नहीं सकते हम। तो इसका मतलब आपको ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये चीज याद रखनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में एक और प्रॉपर्टी देखो, कभी भी आपसे बोला जाए कि आपके पास ये एक डिटरमिनेंट है, ये आपकी एक मैट्रिक्स दे रखी है, अब आपको इसका निकालना है डिटरमिनेंट, क्या निकालना है, इसका सारणिक। तो सारणिक निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है इसमें, जब भी आपके पास विकर्ण मैट्रिक्स होती है
उसके अंदर जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे अवयव जीरो होते हैं, वहां पर सारणिक बहुत इजीली निकल जाती है। क्या करो, जो भी ये विकर्ण के अवयव है उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। उन विकर्ण के अवयव को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या बन जाता है, सारणिक बन जाएगी। किस वाले केस की बात कर रहा हूं, जब आपके पास एक विकर्ण मैट्रिक्स की बने, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो विकर्ण मैट्रिक्स के लिए हमने क्या क्या देखा, यदि दो विकर्ण मैट्रिक्स हैं आपके पास समान ऑर्डर की, तो उन दोनों को जब ऐड करोगे तो पहले अवयव को पहले के साथ, दूसरे अवयव को दूसरे के साथ, तीसरे अवयव को तीसरे के साथ ऐड करना है। माइनस करना होगा तो माइनस कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो पहले अवयव को पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के। और जब पावर से आपको निकालनी हो तो पहले की पावर जितनी भी निकालनी हो, आपको 10 निकालनी तो ए की पावर 10, बी की पावर 10, सी की पावर 10। ऐसे ही जब आप इनवर्स निकालेंगे तो सिंपल ए की पावर -1, बी की पावर -1, सी की पावर -1। और जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए गुणा बी गुणा सी डायरेक्ट। तो ये चीज आपको यहाँ से आनी चाहिए, ठीक है। ये लो, बहुत ही अच्छा है, छोटा सा टॉपिक है पर काम का है, बहुत काम आ जाएगा आप, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे पास क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब जिसे हम बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। देखो, अदिश मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये क्या होती है, एक आपकी विकर्ण मैट्रिक्स, ये आपकी एक विकर्ण मैट्रिक्स होती है, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके जिसके मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव समान होते हैं। दैट इज all the element of all the elements of principal diagonals are equal except 1 और 0। बस 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो मुख्य जो अवयव हैं, ये जैसे ए सब जगह ये लिख दिया भाई, ये आपकी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, देखो इसमें सारे के सारे जो मुख्य अवयव हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, वो कैसे इक्वल है, एक जैसे हैं। तो ये कैसी होगी हमारे पास, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। बस एक ही वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 1, यदि आप 1 ले लेते हो तो उसे हम बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स। तो वो आगे चल के देखेंगे। और 0 आ जाता है तो सब अवयव 0 हो जाएंगे और उसे क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। तो आपको याद रखना है, स्केलर मैट्रिक्स के क्या होती है, जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, देन कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ओके, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स, सिंपल कंसेप्ट। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपसे लिख दिया गया √3 √3 √3, इधर 0 0 0 0 0 0, ये आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। देखो, इकाई मैट्रिक्स की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसमें जितने भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है, साथ के साथ में जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो सब क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे ये भी एक इकाई मैट्रिक्स है। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बना लिखते हैं, आई से, आई से, ठीक है। इकाई मैट्रिक्स के बारे में एक चीज बता दूं कि कभी भी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है या इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखें। चलिए, साथ के साथ में एक और चीज आपको बता दूं कि कभी भी इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी।
इकाई मैट्रिक्स तो हिंदी में है, यूनिट मैट्रिक्स भी हिंदी इंग्लिश में है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों इंग्लिश में है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, चलिए, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, तो ये थी हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं अगला टाइप क्या है, वो है त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, या बोलते हैं इसे हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, सबसे पहली चीज तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना आपके, जैसे ये लिख दिया मैंने ABC, यहाँ पे लिख दिया, और उसके एक साइड या तो उसके नीचे की तरफ जो डायगोनल है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। उसके एक तरफ देखो सारे के सारे अवयव जीरो है, या फिर उसके दूसरी तरफ, मतलब ऐसे ABC, ऊपर सारे जीरो हो गए, नीचे कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जीरो भी आ जाता है नीचे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारे के सारे इसके ऊपर सारे के सारे जीरो बन गए, या तो नीचे जीरो बन जाए या सारे के सारे ऊपर जीरो बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे याद रखना, उसे हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोले तो उसे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें त्रिभुजाकार दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि जो मुख्य अवयव है प्रिंसिपल डायगोनल के, उनके नीचे हो सारे जीरो, या फिर उनके ऊपर हो सारे जीरो। इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसको हमने दो पार्ट में कर दिया, एक तो लोअर ट्राइंगुलर और एक है आपकी अपर ट्राइंगुलर। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर को हम बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार, और अपर को ऊपरी त्रिभुजाकार। ठीक है, अपर ही याद रखो तो बढ़िया है। ठीक है, अब निम्न लोअर में क्या होता है? लोअर में ये होता है बेटा कि जब लोअर की जब बात करूं तो आपको याद रखना है, जब ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, लोअर का मतलब ये है कि ऊपर के सारे एलिमेंट कैसे हो आपके? जीरो। नीचे के कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 कुछ भी लिख दीजिए, ऊपर के सारे जीरो। यदि नीचे के सारे जीरो हुए, नीचे के सारे जीरो हुए इधर के, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपर ट्राइंगुलर। तो याद रखना, लोअर ट्राइंगुलर के लिए तो क्या होता है कि जो ए आई जे की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। कब? जब आई की वैल्यू आपसे जे से छोटी हो। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है? इसमें ए आई जे की वैल्यू जीरो होती है जब आई की वैल्यू बड़ी हो जे से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर है ये चीज, बहुत काम की है, आराम से आप कर सकते हो, बहुत इजी भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। चलिए, तो ये थे हमारे पास मैट्रिक्स के कुछ प्रकार, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्केलर मैट्रिक्स, जो कि आपको याद रखनी है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सारे के सारे अवयव, मुख्य अवयव कैसे होते हैं आपके? प्रिंसिपल डायगोनल के जो अवयव होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, बस 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। उससे पहले हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स हमने ये चीज सीखी कि उसमें मुख्य अवयव के अलावा बाकी जितने भी अवयव वो सब जीरो होते हैं। ठीक है, ये, और साथ के साथ में हमने ये भी देखा कि विकर्ण मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। साथ के साथ में हमने ये भी देखा कि जब दो विकर्ण मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आप विकर्ण के अवयवों को ऐड करना होता है सिंपल, मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर निकालनी हो तो पावर कर दीजिए डायरेक्टली, और इनवर्स निकालना हो तो -1 पावर कर दीजिए, और डिटरमिनेंट निकालना हो तो सिंपल उनके डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाला। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लें, अच्छे से याद रखें। चलिए, अब हमने देख लिया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
अब इसके बाद जो चीजें आती हैं वो सुनो आप, ठीक है। इसके बाद क्या आता है सुनो, आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए आपसे डायरेक्टली, यहाँ पर जब भी आपसे बोला जाए, अगला टॉपिक है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखो इंग्लिश में भी यही नाम है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कोई नाम दूसरा नहीं है। तो आपको इंग्लिश में भी यही है और हिंदी में भी यही है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस, ठीक है। अब ट्रेस होता क्या, तो बहुत ही ईजी है। कैसे, ट्रेस होता है सम ऑफ principal diagonal elements, sum of all principal diagonal elements। हिंदी वालों के लिए क्या है, प्रिंसिपल मुख्य विकर्ण के अवयवों का सम, मुख्य विकर्ण के अवयवों का सम, अवयवों का योग, योग बोलना, सम नहीं, योग बोल लीजिएगा। मतलब आपके पास कोई मैट्रिक्स ये लिखिए, इसमें लिखा है A0034567 8। तो आप जब इसका बोला जाए कि आपको ट्रेस ऑफ ए निकालो, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहली चीज इसे हम ऐसे लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए। ये आपका क्या होता है, सिंबल, ट्रेस ऑफ ए। और इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, मुख्य विकर्ण देखा आपने, ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल, इसके जो एलिमेंट्स है ना उनको सबको ऐड कर दीजिए, ये तो कितना बन गया, A+12, ये आपका आंसर। तो ट्रेस निकालने का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उन सब का क्या कर लीजिए, आप सम कर लीजिए। जैसे कि एक और एग्जांपल लिया मैंने कि एक मैट्रिक्स मेरे पास ए दे रखी है, उसमें अवयव दे दिए आपको। अब आपसे बोला जाए कि इसका ट्रेस निकाल के बताइए कि इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस है ना, ट्रेस क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, मुख्य विकर्ण देखा आपने, ये रहा, सब एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ गया, -। ठीक है, तो ये चीज याद है, तो ये है आपका ट्रेस। अब ट्रेस आए तो ट्रेस की प्रॉपर्टी भी होंगी भाई, तो गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। अब ट्रेस की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वो चीज देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आएगा, आप बस थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ दें। ट्रेस की प्रॉपर्टी, तो दो मैट्रिक्स ऐसे लिखी हैं एडिशन में और उनका ट्रेस निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हो कि ट्रेस ए अलग निकाल लो, ट्रेस बी अलग निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो ये वही बन जाएगा जब ट्रेस ऑफ ए भी निकाल। ऐसे ही जब भी आपको क्या करना हो, ट्रेस ऑफ कोई कांस्टेंट इनटू ए लिखा है, ये आपका क्या है, कोई भी अदिश है, तो ये के आप बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या है, आपका कोई भी कांस्टेंट है, तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही नंबर 3 कि ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रेस निकालो या ट्रेस ऑफ बी ए निकालो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। आई होप आशा करते हैं कि आपको ट्रेस तक, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी और ट्रेस तक की हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई भी डाउट है, आप मुझे टेलीग्राम पे उसका लिंक भेज सकते हैं, उसका मैसेज कर सकते हैं बिल्कुल, और उस क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी, फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, आपको क्या करना है, मैं आपको 30 क्वेश्चन दूंगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, 30 क्वेश्चन सम प्रोडक्ट से। वो क्वेश्चन आपको करने हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके
आपको आंसर भी मिल जाएंगे बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का। बिल्कुल आके आना, 100% मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन यदि आप एक दिन में कर लेते हो, ये समझो अगले लेक्चर में मैं फिर से 30 क्वेश्चन दूंगा और आपको मजा आने लग जाएगा और हर एक क्वेश्चन आप करने लग जाओगे। 30 के 30 क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लें, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली मिलेगा। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और जिस दिन भी आपका मैसेज आ जाएगा कि सर आप लाइव क्लास लीजिए, इसकी गारंटी मेरी है कि मैं आपको लाइव क्लास देने लग जाऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और मैं जल्दी से जल्दी लाइव आ जाऊं, बस यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइव आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रॉपर्टी के साथ। ट्रेस आप पढ़ के आए, ये यहाँ तक, इसके क्वेश्चन हम अगले चैप्टर में करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।